determinates. Okay, so in earlier video we have been a little bit discussion about some property of determinates. In this video lecture I have described three properties of determinates, so I will again recapitulate these three properties and then we will proceed in forward manner. Okay, so in properties of determinate, the first property says that the value of determinate remains unchanged if its row interchange with its column. First property we have discussed in earlier videos is that the value of determinate remains unchanged if its row interchange with its column. Means डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम क्या कर दें, उसके जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दें. इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो डिटर्मिनेट किसी कोई अगर मैट्राइसिस है 3x3 का या 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ए इक्वल्स होगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ए ट्रांसपोज. क्योंकि अगर रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्या मिलता है, हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है. ओके, सो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ए होगा वो इक्वल होगा किसके, वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज के. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस अर्लियर. ओके, द सेकेंड थिंग इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट change with negative sign, change with minus sign if its any two row oblique column are interchanged. मीन्स कहने का इसका क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी डिटर्मिनेट में हम कोई दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेट की वो चेंज हो जाएगी किससे, एक नेगेटिव साइन से. मीन्स एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, एग्जांपल के तौर पे सपोज ए कोई एक मैट्राइसिस है ना, डिटर्मिनेट ले लेते हैं, मैट्राइसिस कह लें, है ना. ए कोई एक डिटर्मिनेट है, सपोज 1 2 3 2 0 1 1 1 5. ओके, तो कहने का मतलब ये है, इफ़ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस R1 इंटरचेंज विद R2, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम. ठीक है, 2 0 1 1 2 3 1 1 5. ओके, सो होगा क्या, जो डिटर्मिनेट की वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी, कह रहा है चेंज विथ अ नेगेटिव साइन. मतलब हमने R1 और R2 को अगर आपस में इंटरचेंज किया तो बाहर एक क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक माइनस साइन आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो यही प्रोसेस अगर मैं कॉलम में कर लूँ, ठीक है, अगर मैं C1 इंटरचेंज कर रहा हूँ विथ C2, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, C1 इंटरचेंज विथ C2, 2 0 1 1 2 1 एंड 3 1 5. सो what is the changes, a negative sign comes out of the determinate. नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. और यही प्रोसेस चलता रहेगा. अगर आप और अगेन क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो फिर माइनस साइन बाहर आएगा. तो ये है इसका सेकंड प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेट, इफ एनी टू रो और कॉलम of a determinate are identical oblique proportional, then value of determinate equals 0.
मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। कब? इफ द एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, या फिर कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लें तो इफ 1 2 3 0 1 2 और 2 4 6, या फिर कुछ ऐसा हो 1 2 3 0 1 2 0 1 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाला डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। वाई? बिकॉज R1 जो है वो 2 टाइम्स क्या है, R2 है। आप ध्यान से देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में R1 इज ट्वाइस R2, ठीक है, सॉरी R2 इज ट्वाइस R1, R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। जो R2 है वो क्या है, R3 है ना, ये R3 है, वो क्या है, ट्वाइस है R1 के। आप देख सकते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हम R1 में तो हमें क्या मिल जाएगा, R3 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट R3 इज प्रोपोर्शनल टू R1। यही तो होगा ना इसका मतलब, R3 जो है R1 का कैसा है, प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स है ना। तो यह इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C1 है, C2 और C3 है, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स दोनों इक्वल हैं, है ना। एलिमेंट्स ऑफ C2 देख लीजिए और एलिमेंट्स ऑफ C3 देख लीजिए, 0 1 2 0 1 2। तो इस कंडीशन में क्या है, C2 जो है वो आइडेंटिकल है किसके, C3 के। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये करती है स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो ऑब्लिक कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट विथ एनी स्केलर, या कांस्टेंट कुछ भी कर लीजिए, विथ एनी स्केलर के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड विथ k टाइम्स। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करें, किसी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम को, ओके, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड विथ k टाइम्स। मतलब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स। सपोज एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है a, ओके, A B C D E F G H एंड I, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो में क्या किया, k का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, R1 सच दैट k टाइम R1। ये कंडीशन मैंने अप्लाई की। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, ठीक है, k टाइम्स A, k टाइम्स B एंड k टाइम्स C, ओके। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम, D E F G H एंड I, ओके। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने एक जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था गिवन डिटरमिनेंट्स में, उसके फर्स्ट रो में हमने k से मल्टीप्लाई किया। तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, ओके। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम से हम कोई एक एलिमेंट्स कॉमन ले रहे हैं तो पूरे पूरे डिटरमिनेंट्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखिए कैसे हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये हुआ। इसी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें k फर्स्ट रो से, ओके, फर्स्ट रो से k को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, A B C D E F G H I मीन्स k, और ये क्या था, ये डिटरमिनेंट a की वैल्यू थी ना, ये पूरी k टाइम्स डिटरमिनेंट a, ठीक है। हमने किया क्या था स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेशन तो केवल एक रो में लगाया था ना, हमने केवल एक रो में k की मल्टीप्लिकेशन की थी, ओके। बट हो क्या रहा है, वो जो एक रो में हमने मल्टीप्लाई किया k का, उसका तात्पर्य क्या हुआ, उसका मीन्स क्या हुआ, अगर हम उस k को कॉमन ले लें उस पर्टिकुलर रो से तो क्या हो जाता है, वो पूरे पूरे डिटरमिनेंट का k टाइम्स हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 5। द फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज दैट, the fifth property says that
if any row oblique column of a determinant are expressed as a sum of two or more elements कह लीजिए या फिर टर्म्स कह लीजिए ना, टर्म्स, then the determinant also expressed as a sum of two or more elements, as a sum of two or more determinants. इसका मतलब समझे आप क्या कह रहा है? इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, मतलब डिटर्मिनेट्स का कोई रो या कॉलम के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए गए हैं? सम ऑफ टू और मोर टर्म्स. ओके, तो क्या होता है? देन द डिटर्मिनेट्स ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, डिटर्मिनेट को भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? एज अ सम ऑफ टू एंड मोर डिटर्मिनेट्स. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए से. Let A is any determinate such that A plus lambda, B plus lambda, C plus lambda. Okay, where lambda is any scalar term and rest of the elements are alpha, beta, gamma, 0, 0, alpha. Suppose this is the determinate. Okay, एक एग्जांपल ले लिया हमने. दिस इज द डिटर्मिनेट. तो यहाँ पे आप देख रखे हैं कि जो R1 के एलिमेंट्स हैं ये क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स हैं. ओके, दो टर्म के सम के रूप में दिए गए हैं the elements of R1. So we can write it as a sum of two determinants. कैसे करेंगे? पहले वाले एलिमेंट को ले लेंगे. ओके, A, B, C. Rest of the elements are same, alpha, beta, gamma, 0, 0, alpha. ओके, प्लस सेकेंड टर्म क्या था जो ऐड हुआ था फर्स्ट रो में? लैम्डा लैम्डा लैम्डा. देन इट कैन बी राइट एट लैम्डा 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 and rest of the element are same, alpha, beta, gamma and 0, 0, alpha. Okay, this is the concept of fifth property कि अगर कोई रो या कॉलम, अभी मैंने रो में एग्जांपल लिया, कॉलम में भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि किसी रो का कोई सारे एलिमेंट्स किस प्रकार से हों? एज अ सम ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट. अब यहाँ पे दो एलिमेंट का सम ले रखा हो सकता है यहाँ पे तीन एलिमेंट हो, है ना, तीन एलिमेंट या तीन टर्म का सम दिया हो. तो जितने एलिमेंट के सम के फॉर्म में दिए हों, ओके, जितने टर्म्स का सम दिया हो उतने डिटर्मिनेट्स में उसको हम क्या कर सकते हैं? उतने डिटर्मिनेट के सम के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे दो एलिमेंट या दो टर्म लिए गए थे समेशन के रूप में, तो दो डिटर्मिनेट के सम के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया. ओके, अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट होते तो हम इनको तीन डिटर्मिनेट के क्या एडिशन के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे. तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5th. ओके, now the last property is 6th property. Student, actually these property will help you while solving the questions of determinate. Every year in board examination there are 6 number long question comes with this particular topic. So होता क्या है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में है, अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो आप इन प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स? while solving the question of determinates, जहाँ पे हमें प्रूव करने होते हैं. ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज if we apply, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं क्या? Ri such that Ri प्लस लैम्डा टाइम Rj, या फिर कॉलम की बात करूं तो Ci such that Ci प्लस लैम्डा टाइम Cj. if we apply these conditions बोल लीजिए या फिर ऑपरेशंस बोल लीजिए in any determinant, then the value of determinant remains unchanged.
मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम कैसी क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। अब ये ऑपरेशन क्या है, आप ध्यान से देखिए आर आई मतलब ith रो, ओके, ith रो में हम क्या कर रहे हैं, ith रो में हम लेमडा टाइम jth रो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ith कॉलम में, ठीक है, ci मतलब ith कॉलम में हम लेमडा टाइम jth कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी अगर हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं किसी डिटर्मिनेंट्स में, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स डजंट अफेक्टेड। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहती है, ओके। वी विल डिस्कस ऑल 6 प्रॉपर्टीज while solving these some questions of your NCERT exercises. So you can take a screenshot of these properties. Now we will discuss some question based on these properties, okay. So let us begin with some questions. So I am taking some questions from your exercise 4.2, okay, NCERT exercise 4.2. Using the property of determinants and without expanding in exercise 1 to 5 prove the following. करना क्या है, हमने बिना एक्सपेंड किए हमने सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको x y z a b c x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी। वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 0, ओके। विदाउट एक्सपेंडिंग, वी कैन नॉट एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, हमें एक्सपेंड नहीं करना है बट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप देखें 5th प्रॉपर्टी सेज दैट इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 or more terms, then we can express the determinant as a sum of 2 and more determinants. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है C3 वो क्या है, सम ऑफ 2 टर्म है, दे रखा है ना, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स के रूप में दिया हुआ है ना थर्ड कॉलम। सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, प्रॉपर्टी की हेल्प से, x y z a b c x y z, ओके, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। सिमिलरली x y z a b c एंड द रेस्ट ऑफ एलिमेंट इज a b c, हो गया ना। अब यहाँ पे फिर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपकी लगेगी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या क्या हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है कि नहीं है स्टूडेंट, बताइए। C1 एंड C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम है। और यहाँ पे इस कंडीशन में, इस डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल है कि नहीं है, आइडेंटिकल है ये भी। तो क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट गिव्स अस 0, ओके। सो दिस इज द मेथड वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस विदाउट एक्सपेंडिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 2, a minus b b minus c and c minus a, okay, b minus c minus a and a minus b, okay, c minus a minus b and b minus c, we have to prove it equal to 0, okay। सो यहाँ पे भी हमने इसको एक्सपेंड किए बिना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको क्या करना है, 0 प्रूव करना, ओके। सो करेंगे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लें, या फिर C1 कॉलम वाइज C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, तब भी ये क्वेश्चन हो जा रहा है। सो वी कैन अप्लाई दैट C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक है, C1 फर्स्ट कॉलम ये है, इसमें C2 और C3 को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A माइनस B, ठीक है, प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। हियर C माइनस A प्लस A माइनस B
प्लस बी माइनस सी, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम, तो ये बी माइनस सी आ गया, ओके, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ओके. नाउ यू कैन check that minus b plus b cancel out, minus c plus c cancel out, and plus a minus a cancel out. Okay, this gives us 0. Similarly, b and minus b cancel out, minus c plus c cancel out, minus a plus a cancel out. It also gives us 0. Plus c minus c cancel out, minus a plus a cancel out, minus b plus b cancel out. It also gives us 0. And rest of the element are same: b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b and b minus c. Okay. अब आप देखिए, if every element of any column and row of a determinant are 0, then the value of determinant also gives us 0. चूंकि यहाँ पे क्या है, C1 के सारे एलिमेंट कैसे दिए हुए हैं, 0 है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी. Now we will solve some more questions based on the property of determinants. Okay, so we will take some more questions. Question number 3, 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 and 86. We have to prove it equal to 0 with the help of प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट्स. तो आपको देखना है यहाँ पे कि क्या कंडीशन, कुछ कंडीशन लग रही है यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 7 है ना, 7 में अगर हम क्या करें, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 होता है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस हम क्या कर लें, 2 कर लें, तो वैल्यू कितनी आ रही है अल्टीमेटली 65 आ रही है. सेम कंडीशन यहाँ पे सेकंड रो के लिए है ना, सेकंड रो में सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ओके, 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 जा 72 प्लस 3 करें तो 75 मिल रहा है. सिमिलरली 9 9 जा, ओके, 9 9 जा 81 प्लस 5 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 86 आएगा. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स. सो अब देखिए यहाँ पे ये सारी कंडीशन क्या है, अप्लाई हो रही है यहाँ पे, है ना. मतलब हो क्या रहा है कि C2 सच दैट C2 के एलिमेंट में सेम 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 9 टाइम्स C2 प्लस C1, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे. C2 सच दैट 9 टाइम्स C2 प्लस C1, मतलब जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स में मैं 9 का मल्टीप्लाई करके अगर C1 को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली C3 मिल जा रहा है. तो मैं इस ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ. ओके, दिस इज द 6th प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. ओके, C2 सच दैट 9 टाइम्स C2 प्लस C1, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, सेम रहती है अगर मैं कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी को लगाता हूँ, है ना, अप्लाई करता हूँ. सो ऑन अप्लाइंग इट, दिस इज 2 3 एंड 5, और यहाँ पे 9 टाइम्स C2 प्लस C1 करूँगा तो अभी वैल्यू मैंने फाइंड की, क्या आ रही है, 65 75 86, और यहाँ पे भी क्या है, 65 75 एंड 86. अब देखिए, सिंस C2 एंड C3 आर कैसी हैं ये, आइडेंटिकल. ओके, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. क्या हो जाएगी वैल्यू डिटरमिनेंट की, 0 हो जाएगी. ओके, सो नाउ टेकिंग अनदर क्वेश्चंस. And it is question number 4. Question number 4 is 1 1 1 1 1 1 BC CA